नमस्कार, लीगल पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना शर्मा द्विवेदी और आज इस खास चर्चा में हम आपको बताना चाहते हैं, 1 घंटा है हमारे पास और आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत के अन्नदाता के अधिकारों और उनसे जुड़े हुए कानून के बारे में। और इस पर खास चर्चा करने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं खास पैनल। आप सभी से तारुफ कराना चाहूंगी। मेरे साथ हैं टी हक, जो कि अध्यक्ष हैं कृषि लागत और मूल्य आयोग भारत सरकार से, और उसके साथ ही हैं संजय पारी, जो कि वरिष्ठ अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट से। आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही हैं कृष्णबीर चौधरी, जो कि अध्यक्ष हैं भारतीय कृषक समाज से। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। सबसे पहला सवाल मैं संजय पारिक जी से करना चाहूंगी। कानून के आप जानकार हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, सुप्रीम कोर्ट से आप आते हैं। अगर मौजूदा समय में, मैंने शुरुआत में कहा कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत के अन्नदाता के, अगर मैं आपसे थोड़ा संक्षेप में और सरल भाषा में जानना चाहूं कि उसके कौन कौन से अधिकार हैं जिनका लाभ वो उठा सकता है, तो आप थोड़ा सा मुझे बताएं, जिससे कि जो दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं और खास तौर से किसान, वो थोड़ा समझ पाएं। देखिए, मुझे करीब 3 दशक हो गए सुप्रीम कोर्ट में वकालत करते हुए, और मैंने बहुत सारे मुकदमे किसानों से संबंधित, और जहां पर बड़े बड़े बांध बनते हैं और किसान वहां से विस्थापित हो जाते हैं, उनको पुनर्वसन कैसे होना चाहिए, रिहेबिलिटेशन कैसे होना चाहिए, इन सब के बारे में मुझे लड़ते हुए, जैसे मैंने बताया, दशक हो गए। अगर आप मुझसे पूछें कि कौन सा कानून इनके पक्ष में है, तो शायद मैं नहीं बोल पाऊंगा। अगर आप मुझसे ये पूछें कि कौन सा कानून है जो इनका दोहन नहीं करता, तो मैं उसके बारे में जरूर बोल पाऊंगा। और सबसे पहले तो मैं लैंड एक्विजिशन के बारे में भी बोल दूंगा, किस तरीके से हमारे देश के अंदर किसानों की भूमि को लिया गया। अगर आप कोई बैंकिंग रेगुलेशन की बात करें, तो उसमें भी उन्होंने अमेंडमेंट करके और ये कहा, जो पहले वो इंदिरा गांधी जी के समय में था, जो इन्होंने परिवर्तन किया, कि कोई भी इंटरेस्ट रेट हो, इंटरेस्ट रेट को कानून वो आप किसी भी कोर्ट के अंदर चैलेंज नहीं कर सकते। तो अगर किसान कोई किसी तरीके का ऋण लेता है, तो उसके ऊपर जो भी रेट लगाते हैं, चाहे वो 12% हो, 18% हो, उसको आप चैलेंज नहीं कर सकते। इसकी भी हमने वैलिडिटी को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है। बड़ा आश्चर्य हुआ। संविधान के अंदर अगर आप देखें, तो जितने भी हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं और धारा 21 जो जीवन, उन सब के बारे में बात करती है, लाइफ और लाइवलीहुड के बारे में, तो हमारे कोई भी पॉलिसीज देख लें, और जहां भी कोई भी इस तरह की पॉलिसी की बात आती है जो किसानों के पक्ष में है, तो उसका इम्प्लीमेंटेशन कहीं, मतलब मुझे दिखाई नहीं देता कि उनका कोई जितने भी कानून हैं, चाहे वो बीज हो, चाहे वो जीएमओ से संबंधित हो, लैंड एक्विजिशन हो, ऋण का हो, सभी किसान के अगेंस्ट जाते हैं। मतलब सारे इस तरह के कानून हैं जिससे किसानों का दोहन ही होता है। मुझे लगता नहीं किसानों का लाभ किसी तरीके से, ना मुझे इस तरह की पॉलिसीज पूरे देश में दिखाई देती है। सबसे ज्यादा अगर कोई एक्सप्लॉयटेशन है तो वो सिर्फ किसानों का है। ये आपके अनुसार है, वो भी कानून के जानकार का ये कहना है। ये वाकई बड़ा ताज्जुब भरा है मेरे सवाल के जवाब में, जो आपने जवाब दिया। लेकिन दर्शकों से कहना चाहूंगी कि अगर आपके मन में भी इस विषय से जुड़ा हुआ कोई सवाल है, तो आप हम तक रख सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा है, आप हमें फोन कर सकते हैं। अगर आप अगला सवाल टी हक साहब से पूछना चाहूंगी कि जब संजय पारिक जी जवाब दे रहे थे, तो आप अपने भाव से बताना चाह रहे थे कि आप इत्तेफाक नहीं रखते हैं कि जो मौजूदा समय में जो किसानों के लिए कानून है हिंदुस्तान में, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो जो है उसका लाभ नहीं ले पा रहे हैं, या वो सिर्फ दोहन हो रहा है उसकी आड़ में कहीं ना कहीं। ये देखिए, कानून एक अलग जगह पे होती है। कई ऐसी कानूनें होती है जो अच्छे इंटेंशन से किया जाता है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है, और इसके चलते फायदा नहीं होता लोगों को। किसानों के मामले में जहाँ तक है, पहला तो जैसे आपने भी जिक्र किया था कि प्लांट वैरायटीज प्रोटेक्शन एंड फार्मर्स राइट्स एक्ट जो 2001 का है, एक बहुत महत्वपूर्ण एक्ट था। महत्वपूर्ण एक्ट था 2 कारणों से। एक तो था कि फॉर द फर्स्ट टाइम किसानों को अपने वैरायटीज प्रोटेक्ट करने का, पेटेंट करने का अधिकार दिया गया था, और उसको डाइल्यूट करने का बाद में सब्सिक्वेंटली कोशिश भी हुआ, अभी नहीं कि नहीं हुआ। 2004 का जो न्यू सीड बिल आया, अभी तक वो खटारे में है, मेरे ख्याल से खटारे में ही रहना चाहिए। लेकिन वो समय कम से कम अगर उसको आप डाइल्यूट नहीं करें, न्यू सीड बिल में कोशिश है कि उसको शायद डाइल्यूट करें, लेकिन वो अगर डाइल्यूट ना हो, तो मेरे ख्याल से उसमें किसानों का काफ़ी प्रोटेक्शन है।
दूसरी बात ये है कि इंडियन पेस्टिसाइड्स एक्ट है, जिसमें भी पेस्टिसाइड्स को कैसे क्वालिटी कंट्रोल करे। अब क्वालिटी कंट्रोल नहीं होता है प्रैक्टिकली, हर तरह की चीज़ें बिकती है, वो अलग बात है, लेकिन सरकार की तरफ से तो कोशिश एक जरूर है कि कम से कम चीज़ों को रेगुलेट करें। इसी तरह से आपके सीड के बारे में भी, सीड के बारे में प्राइस को रीजनेबल प्राइस पे आप सेल करें सीड बीज को, और क्वालिटी सीड भी आप सेल करें, इसकी भी बातें हैं। तो कहीं ना कहीं आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि जो कानून है उसका लाभ, वो बहुत अच्छा कानून है, उसे अच्छे से रेखांकित किया गया है, बहुत बारीकी चीज़ों का उसमें सम्मिश्रण किया गया है, शामिल किया गया है, और इसका लाभ किसानों को मिलना चाहिए। हमारे साथ कृष्णवीर चौधरी हैं, उनके बिना ये चर्चा अधूरी है कि कोई ना कोई किसानों की भी बात रखने वाला हो। अध्यक्ष हैं भारतीय कृषक समाज से। सर, भारत पहला देश है जिसने किसानों के अधिकारों से जुड़ा कानून पास किया। 2001 में बीज पौधों की किस्म का रजिस्टर करवाना, काफ़ी चीज़ें, पारंपरिक फसलों को भी आप रजिस्टर करा सकते हैं, बहुत छोटी छोटी चीज़ों को सूक्ष्मता से इसमें शामिल किया गया। हालांकि कानून के जानकार कहते हैं वो इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते हैं कि जो मौजूदा कानून है, जो भी अधिकार हैं, उसका लाभ किसानों को मिल रहा है। लेकिन दूसरी तरफ भारत सरकार के जो प्रतिनिधि, उनका ये कहना है कि ऐसा कतई नहीं है। आपकी क्या राय है इसको लेकर? देखिए, प्लांट वैरायटी प्रोटेक्शन फार्मर्स राइट एक्ट 2001 जो बनाया गया था, उसमें फार्मर्स को भी प्रोटेक्शन दी गई थी, अधिकारों को, और ब्रीडर्स को भी दिया गया था, और तमाम माइक्रो जितने भी हैं और बैक्टीरिया और जितना भी उसमें था उस सबको किया गया। लेकिन उसके बनने के बाद उसको जो इम्प्लीमेंटेशन की बात है वो ईमानदारी में नहीं हो रहा है। अब दूसरी बात इसी पे करता हूं, डॉक्टर टीहक ने सही कहा, उसी को खत्म करने के लिए, डाइल्यूट नहीं बल्कि उसको मारने के लिए सीड बिल को लाया गया। और सीड बिल अगर जिस फॉर्म में लाया गया था, पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी में डिस्कशन हुआ, हमने उसमें तमाम चीजों को रखा कि यदि हमने देश की खाद्यान्न सुरक्षा को सुरक्षित रखना है तो बीज का जो अधिकार है वो किसान का है, और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिजीम जो इंटरनेशनल ट्रीटी हमने साइन की हुई है, उसमें अगर हमने पेटेंट एक्ट में फंसा दिया बीज को, तो यही तो खेल है। अगर बीज जो है पेटेंट एक्ट में चला गया तो रोटी खत्म हो गई देश की खाद्यान्न सुरक्षा। इसलिए जो प्लांट वैरायटी फार्मर्स राइट एक्ट प्रोटेक्शन एक्ट वो बहुत सही था। उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया बिल ले आए, वो और खतरनाक तरीके से, मतलब सवाल उठाओगे तो जेल जाओगे और जो अपराध करेंगे वो मजे उड़ाएंगे। इस तरीके के खेल जो हो रहे, लैंड एक्विजिशन की बात मैं आपको बता दूं। मैं पूछना जरूर चाहूंगी, लेकिन एक हमारे दर्शक हैं जो अपनी बात रखना चाहते हैं। जी नमस्कार। मध्य प्रदेश से एक हमारे कॉलर हैं जो अपनी बात रखना चाहते हैं। आप मुझे सुन पा रहे हैं? नमस्कार। चलिए, शायद किसी वजह से उनसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। आपने बड़ी बहुत अहम बात उठाई कि क्रियान्वयन जो है, चीज़ें जो कागज़ों पर हैं, जो पेपरों पर हैं, वो अभी भी ज़मीन पर नहीं आ पा रही है। हमेशा संजय जी, हम इस बात को बड़ी तल्खी के साथ बोल देते हैं कि ठीक है, कानून अच्छा है, ठीक है, आपने इतना ध्यान रखा है, काफ़ी बारीकी चीज़ों को इंगित किया है आपने बिल में, और उसका लाभ भी मिलना चाहिए, लेकिन उसके बाद भी जो ज़मीन पे जो हालात हैं वो जस के तस हैं, किसानों को लेकर खास तौर से। देखिए, मैं आपको बताऊं, आपने तो बताया प्लांट वेराइटीज एक्ट के बारे में, हम लोगों ने इसका अध्ययन ही नहीं किया, इसके बहुत सारे प्रोविजंस को कोर्ट में चैलेंज किया। मैं आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं कि जो बीज के ऊपर अधिकार है किसी किसान का, वो उसका मूलभूत अधिकार है, उसका एक तरीके से फंडामेंटल राइट है जो उससे जुड़ा हुआ है, उसकी जीविका से जुड़ा हुआ है। उस अधिकार को अगर आप पेटेंट की उसमें रेजिम में फंसा देंगे तो सारा खत्म हो जाएगा। जो प्लांट वेराइटीज थी उसके अंदर अगर आप देखें, हम लोगों ने उसको चैलेंज भी किया था, और शुरू में जब एक्ट बना उस समय किसानों के बारे में कोई बात नहीं थी। अगर मैं ठीक हूं तो साहब सिंह वर्मा कमेटी थी जिसके सामने हम लोगों ने रिप्रेजेंटेशंस दिए और ये कहा कि इसमें आपने सारे ब्रीडर्स को राइट दे दिए, किसानों को कोई अधिकार नहीं दिया। तो उसके कुछ प्रोविजंस में किसानों को थोड़े अधिकार दे दिए हैं, लेकिन उसके अंदर ये भी प्रोविजन है कि अगर किसी चीज का वायलेशन हुआ तो उसको जेल भेज दिया जाएगा। अगर मान लीजिए उसने कोई अपना बीज उगाया और वो क्लेम करते हैं ब्रीडर्स की ये हमारा बीज है, तो उसको बेचारे को जेल हो जाएगी। हमने ये प्रोविजन चैलेंज किए थे हाई कोर्ट के अंदर, ये हमने प्रोविजंस को तो मेरा मतलब ये है कि ये कहना, जो आपने जितने भी उदाहरण दिए, और मैं आपको बासमती पेटेंट का उदाहरण दूं जो मैंने केस अपना फाइट किया, बासमती पेटेंट का जब वो बाहर जाकर के राइस टेक ने कर लिया, उस समय जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बोला, मैंने उसको आर्ग्यू किया था उस समय, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये बासमती का पेटेंट तो बाहर हो गया, इसके बारे में क्या कर सकते हैं। तब मैंने वो सारी पिटीशन बनाई, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाहर जाकर के राइस टेक के साथ फाइट करे उनके पेटेंट को, तब कहीं जाकर के बासमती का जो
पेटेंट है वहां से रिलीज हुआ। और बासमती जो हमारी संपदा थी, ये केवल एक की चीजों के बारे में नहीं है, तमाम इस तरह की संपदाएं हैं जो नीम का पेटेंट है, हल्दी का पेटेंट है, इन सब चीजों में जिनके बारे में हम वैसे ही जानते हैं, सार्वजनिक जानकारी हमारी, वो हमारी धरोहर है जिसको हम पेटेंट के अधिकार में, ये जो प्लांट वैरायटीज वगैरह है, इसका कोई वो मतलब ये कोई बेनिफिट नहीं है। हाँ, टीहर साहब ने जिस तरीके से बोला वाली बात, जब आपने कहा कि वो दोहन कर रहे हैं, जो कानून है मौजूदा समय में उससे लाभ नहीं मिल रहा है, टीहर साहब आपको भी ऐसा लगता है? क्योंकि जब स्थिति इतनी बुरी है, जब एनसीआरबी के आंकड़े आपको डराते हैं और कहते हैं कि इस देश में रोज 45 किसान आत्महत्या करते हैं। अभी हाल ही में जब उत्तर प्रदेश का मामला आया था तो हम ये आंकड़े देख रहे थे, खबर करने के लिए भी, वार्ता करने के लिए कि कितने किसानों ने आत्महत्या की है। कर्जे का बोझ है, जितनी लागत है उतना मिलता नहीं है, सिंचाई की प्रॉब्लम है, ट्रैक्टर खरीदना पड़ेगा, कई महत्वपूर्ण और अहम बात है। लेकिन क्या ऐसा लगता है कि सिर्फ बेहतर करने के लिए फिर से एक बार कागजों में शामिल कर ली गई हैं सारी नीतियां, लेकिन जिसके बेहतरी के लिए, जिसके माहौल को बदलने के लिए ये सब किया जा रहा है, कलम चलाई जा रही है या चलाई गई है, उस तक ये बात नहीं पहुंच रही है? प्रॉब्लम्स तो है, समस्याएं हैं, ये नहीं कि बिल्कुल सारे समस्या किसानों का खत्म हो गया, समस्या तो है, लेकिन ये भी ये करना पड़ेगा आपको कि हर एक एक्ट अब तक जो है, कम से कम आगे जो कोशिशें हैं इस पे मुझे संदेह है कि क्या होगा, लेकिन अब तक जो है उसमें कुछ प्रोटेक्शन फार्मर्स का है। अब फॉर इंस्टेंस इसी में इसी एक्ट जो 2001 की बात आप करते हैं, इसमें फार्मर्स का अपने वैरायटीज का भी पेटेंट की बात, अगर पेटेंट की बात करते भी हैं तो फार्मर्स अपने, ठीक है उसको कैसे आप कराएंगे, फायदा दिलाएंगे, वो अलग इशू है। और हाँ चलिए संजय जी से मैं इसे और बृहद तरीके से पूछूंगी, लेकिन एक्ट में कम से कम वो प्रावधान है। दूसरी बात ये है कि ये अभी जैसे कोशिश है 2004 वाले न्यू सीड बिल में कि मोनसेंटो वाले जैसे अभी कोशिश भी कर रहे हैं कि उनके जो भी सीड बाजार में बिकेगा उसका प्राइस कंट्रोल नहीं होना नहीं चाहिए। तो ये सब बातें उसमें ऑलरेडी है कि नहीं, प्राइस रेगुलेटेड होगा, तो कम से कम इस तरह के प्रॉब्लम्स अभी आगे डाइल्यूटेड जरूर हो जाएगा, लेकिन ओरिजिनल में थोड़ा प्रोटेक्शन जरूर है, इसको तो आपको मानना पड़ेगा। चलिए एक दर्शक हैं जो अपनी बात रखना चाहते हैं, बहुत देर से लाइन पर हैं। जी नमस्कार। हाँ जी नमस्कार मैडम। जी बताएं सर, कुछ कहना चाहते हैं आप हमसे या कुछ पूछना चाहते हैं? हाँ एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ मैं। जी बताएं। अपनी टीवी की आवाज थोड़ा कम कर दें। कैनाल होता है ना जी, फिर से दोहराएं, सॉरी फिर से बोलिए सर। हाँ इरिगेशन डिपार्टमेंट का जो खेतों में कैनाल होता है ना, तो उसको एक अटैच सर्विस रोड होता है। प्रवीण जी मैं आपको तभी सुन पाऊंगी जब आप अपनी टेलीविजन की आवाज कम करेंगे। हाँ थोड़ा सा कम करिए और फिर अपनी बात रखिए। आवाज कमी कर गए जी, आप पूछिए क्या कहना चाहते हैं। हाँ इरिगेशन डिपार्टमेंट का जो कैनाल होता है, वो कैनाल का जो अटैच होता है एक सर्विस रोड होता है, तो किसानों को उस पर आने जाने का अधिकार होता है क्या, कानूनी अधिकार होता है? जी शुक्रिया, धन्यवाद। संजय जी। नहीं, मैं इनकी बात समझा नहीं कि अधिकार किस चीज का, क्योंकि उनका सिंचाई व्यवस्था को लेकर भागे थे, हालांकि मैं भी बहुत अच्छे तरीके से नहीं समझ पाई, शायद मैं बता देता हूँ। जी जरूर समझ पाए होंगे जी। जो पानी का कैनल है क्योंकि कानूनी पक्ष का, इसलिए मैंने आपसे बात मैं आ रहा हूँ जी बताएं। तो उसके साथ में जो एक ट्रैक होता, रास्ता होता है, तो उस पर किसान अपना बैलगाड़ी, भैंसा बुग्गी या ट्रैक्टर ले जा सकता है? नहीं, पैदल तो चल सकता है, मोटरसाइकिल पे चल सकता है, लेकिन ट्रैक्टर ट्रॉली ले जाने पर उसे पकड़ लिया जाएगा। संजय जी मौजूदा समय में क्या स्थिति है? यही स्थिति है। कानून क्या कहता है? कानून यही कहता है। अरुणा मैं एक और एग्जांपल देता हूं, अभी वो तो मैंने आपको बता दिया, इतनी ही बात है। मैंने गेहूं और गेहूं के उत्पादों का पेटेंट यूरोपियन पेटेंट ऑफिस में लड़ा है 2004 में। मैं चाहूंगी कि आप उस पर अलग से बोलें, लेकिन इनका जो दर्शक का सवाल था वो दे दिया मैंने जवाब दिया, मैंने दिया है जवाब। ये इस तरह का उन्होंने जो बनाया हुआ है, यही तो मैंने आपको बोला कि सारी चीजें जो है वो इस तरह की व्यवस्था है कि बेचारे को अपनी बैलगाड़ी ले जाने के लिए भी वहां पर वो परेशानी परेशानी। आप कानून की बात कर रहे हैं, आप ये बताइए कि लाखों करोड़ रुपए का एनपीए जो हो जाता है पूरे कारपोरेट जगत का, और अगर किसान के ऊपर 2000 और 4000 रुपए की बकाया होती है, तो आपको पता होना चाहिए अर्चना कि उसको कुड़की नहीं की जाती, उसको उठा के तहसील में बंद कर दिया जाता है। ये किसान की दुर्गति है। दूसरी तरफ आप उसको कोई सपोर्ट प्राइस नहीं देने को तैयार हैं। फार्मर कमीशन बनाया था इसलिए कि देश में सुधार करेंगे, 2007 से पेंडिंग पड़ा है। तो ये कानून की जो बात हम कर रहे हैं उसमें कहने में लागू करने में बहुत अंतर है। आज 8 साल हो गए हैं, क्यों लागू नहीं किया हमने नेशनल फार्मर कमीशन की रिपोर्ट को? अगर हम किसान को लाभकारी मूल्य की बात करते हैं, नहीं करेंगे, लेकिन
अगर उसकी तरफ, और इंटरेस्ट की बात कहता हूं, सरकार कहती है कि किसानों को क्रॉप लोन 4% पे दे रहे हैं, बिल्कुल ठीक कहते हैं, लेकिन अगर वो फसल आपने बोई है नवंबर में और आप मार्च में नहीं काट सकते गेहूं को, तो आप काटेंगे मई में, उसके बाद वो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया खरीद के पैसा देगा, तो वो आपको 7% ब्याज देना पड़ेगा। इस तरीके के जो बैंकिंग सिस्टम है, जो फाइनेंस का दबाव किसानों के ऊपर है, ट्रैक्टर खरीदेंगे तो 14% ब्याज देना पड़ेगा, और मर्सिडीज कार खरीदेंगे तो 4% और 5% देना पड़ेगा। ये फाइनेंशियल जो कंडीशन है ना एग्रीकल्चर, आपने हमसे बताइए, ठीक बोल रहे हैं, जो पैसा मिलता है वो भी उसके इंटरेस्ट में काट लेते हैं। इंश्योरेंस पे आ जाइए, जो किसान का इंश्योरेंस है वो भी इंटरेस्ट में काट लेंगे पैसा, और देते नहीं है, 3-3 साल तक नहीं देते पैसा, 4-4 साल तक नहीं देते पैसा इंश्योरेंस कंपनियां, और ऊपर से कहती हैं कि इंस्टॉलमेंट इतनी आई थी तो हम इतना नहीं दे सकते। तिलक साहब, ऐसा है कि एक राजनीतिक जो एक नियति होनी चाहिए किसानों के हालात को बदलने के लिए या उनकी बेहतरी को सोचने के लिए, कहीं ना कहीं वो बड़ी ईमानदार नहीं महसूस होती। अगर वो ईमानदार होती तो शायद इस तरीके के सवाल अभी भी बने नहीं होते। देखिए, प्रॉब्लम तो शिकायतें अभी तक नहीं बनी। इतिहास तो वैसे ही है कि किसानों के साथ कुछ ज्यादती हुई है, जैसा होना चाहिए, लेकिन कई बात मैंने देखा है ऊपर लेवल पे सरकार चाहते हुए भी नहीं हो पाती है, और उसका कारण है कि जो उनके पास तो टाइम ही नहीं है शायद सोचने का, और जिनके पास टाइम है सोच के उनको कुछ बताने का, वो सारे गलत लोग हैं। सरकार के जब एडवाइजर्स गलत होंगे तो चीजें भी गलत होती है। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मैं सरकार में रहा हूँ, कई साल सरकार में मैंने काम किया है, ये एक्सपीरियंस है। डॉक्टर हक साहब बैठे हुए हैं, सीएसीपी के चेयरमैन रहे हैं, आप पूछ लीजिए गन्ना एक्ट क्या कहता है कि यदि किसानों का गन्ने का भुगतान 14 दिन में नहीं किया जाता, कानून की बात मैं कर रहा हूं और पैसे की बात कर रहा हूं, तो उसको ब्याज देना पड़ेगा। लेकिन देश में कहीं भी किसानों को ब्याज देने के लिए कोई तैयार नहीं है। ब्याज लेंगे सबसे ज्यादा, उसका पेमेंट आप करेंगे नहीं, फसल उसने मिल को दे दी, उस पर ब्याज लगाएंगे और उसके पैसे को डकारने की बात है। ये कोई इंप्लीमेंटेशन, क्योंकि ये कॉन्करेंट लिस्ट, स्टेट सब्जेक्ट है एग्रीकल्चर, सबसे बड़ा अपराध तो वहां हो जाता है, और स्टेट अलग अलग स्टेट अपने तरीके से कानून की व्यवस्था करते हैं। कर्नाटक से एक और दर्शक हैं जो अपनी बात रखना चाहते हैं। संतोष जी, नमस्कार। मैडम, संतोष कुलकर्णी बात कर रहा हूँ मैडम। जी, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। हाँ मैडम, मेरा एक प्रश्न है। जी पूछें। जो आत्महत्या हो रही है, स्पेशली मैं मेरे स्टेट की बात कर रहा हूँ, जहाँ बहुत सारी आत्महत्या हुई है पिछले थोड़े दिनों में। ना इन्हें कोई एजुकेट करता है मैडम, और हम बोलते हैं कि हमारा कृषि प्रधान देश है, ना कोई इन्हें फोरम है जहाँ पे ये एड्रेस हो, या इनके जो गन्ने किसान हो, इनके जो रिपेमेंट होती हैं वो तो रिपेमेंट होती नहीं है। ये तो बहुत सारा कर्ज ले लेती हैं बैंक से, तो उनकी तो कोई भुगतान होती नहीं है। जब आप रिड्रेसल की बात करते हैं या इन्हें जब पेमेंट दिलवाने की बात करते हैं, तो ये एडमिनिस्ट्रेशन को बोल देते हैं चीफ मिनिस्टर। एडमिनिस्ट्रेशन के पास जा नहीं सकते, अगर जाएंगे भी तो वो बोल देंगे कि हाँ करवा देंगे, वो देंगे, लेकिन जब जान जाती है ना मैडम, तो सभी लोग आ जाते हैं, चीफ मिनिस्टर से लेके प्राइम मिनिस्टर तक सब कमेंट करने लगते हैं कि पैसे हम दे देते थे, या आप आत्महत्या ना करें। लेकिन जब प्रेशर आता है तो कोई रेमेडी नहीं है मैडम। तो कोई फोरम है यहाँ ऐसा गवर्नमेंट की तरफ से? बहुत ही दुखद, वाकई जिस तरीके से आपने अपनी बात रखी है, माहौल को ही एकदम चेंज कर दिया। बहुत स्वाभाविक सी बात है कि जब कहीं कोई आत्महत्या हो जाती है तब जाके पर प्रदेश सरकारों का रुख बड़ा अजीब रहा है। कुछ सरकारों का, इन्होंने फोरम की बात कही है कश्मीर जी, हम थोड़ी सार्थक चर्चा करें, क्योंकि फोरम हम सब जानते हैं कि हालात बहुत बद से बदतर हैं। मैं समझती हूँ, एक एंकर होने के नाते मेरा भी बहुत कुछ बोलने का मन कर रहा है, और आप लोग जानकार बैठे हैं, आपके भी मन में बहुत कुछ होगा बोलने का, लेकिन हम ये कोशिश कर सकते हैं, एक सार्थक बहस कर सकते हैं। कश्मीर जी, आप किसानों के बीच रहते हैं, उनके लिए काम कर चुके हैं, कई बहुत कुछ आप ज्यादा जानकार हैं, उन सब चीजों से अवगत हैं जो एक किसान मन झेलता है और जो महसूस करता है। आत्महत्या का मसला, मैंने बड़ी कोशिश करी जानने और समझने की कि दुनिया में और जगह भी क्या किसान आत्महत्या करते हैं। बहुत ही स्थिति समझ में आई कि हिंदुस्तान का जो हालात है वो बहुत ही बुरा है। विश्व स्तरीय पे अगर देखा जाए कि यहाँ का अन्नदाता आत्महत्या करता है कर्ज के लिए, बेटी की शादी के लिए, किसी का कर्जा देना है, EMIs नहीं चुका पाता, सब जगह से जब नाउम्मीद हो जाता है कोई इंसान, तब कहीं जाकर आत्महत्या को गले लगाता है। कश्मीर जी, फोरम की बात कही, बार बार कई हाथों से कई सारी लाभ किसानों तक पहुंच रहे हैं, क्यों ना हम उस सिलसिले को कम करें, उन फासलों को कम करें, सीधे तौर से लाभ मिले किसान को?
अरुणा, मैंने पहले भी कई बार सरकारी बैठकों में भी किया और आपके साथ भी कार्यक्रम बात की है। एक तो जो सब्सिडी का पैसा है किसानों के नाम पर, भले वो फर्टिलाइजर सब्सिडी है, वो ड्रिप इरिगेशन सब्सिडी है, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड की सब्सिडी है, ये फूड सब्सिडी है, ये लाखों करोड़ रुपए की बात मैं कर रहा हूं। इसका लाभ किसानों को इसलिए नहीं मिलता कि सीधे उनके खातों में दिया जाना चाहिए। मैं फूड सब्सिडी की बात आपसे कहता हूं, 1 लाख करोड़ से ज्यादा की अगर खाद्य सुरक्षा बिल लगाएंगे तो वो 1.25 लाख करोड़ हो जाएगा। तो आप ये देखिए, अगर 1.25 लाख करोड़ को हम सिंचाई के संसाधनों पर इसका इस्तेमाल करें एक ही झटके में, तो उससे सिंचाई जो है आज भी 65% की 64% जो भगवान भरोसे है, अगर सिंचित एरिया हो जाएगा तो उदाहरण आपके सामने मध्य प्रदेश का 2 गुना प्रोडक्टिविटी हो गई। सॉइल हेल्थ कार्ड की योजना प्रधानमंत्री ने शुरू की और प्रधानमंत्री सिंचाई योजना शुरू की है। मैं तो हमेशा स्वागत करता हूं ऐसे कार्यों का जो उत्पादकता बढ़ेगी। दोनों योजना बहुत अच्छी है, लेकिन उसके लिए पैसा चाहिए। पैसा सब्सिडी में जा रहा। इसी तरीके से जो मनरेगा का पैसा वो सिंचाई के ऊपर लगाया जाना चाहिए। काम तो गरीब को देना है, लेकिन वो सिंचाई का काम होना चाहिए। पानी हमारे पास उपलब्ध है, मैं आपको काम की बात कर रहा हूं, पानी हमारे पास उपलब्ध है, लेकिन हम उसको 1/3 बचा के प्रयोग कर रहे हैं। भूजल स्तर में सुधार हम नहीं कर पा रहे। अर्चना, जब तक हम किसान को उसकी फसल का मूल्य नहीं देंगे, योजनाएं जो बनी है अब तक और योजनाकारों ने जो दिया है उसका परिणाम ये है। जीडीपी की बात हम कर रहे हैं, जीडीपी में होलसेल प्राइस इंडेक्स की बात करते हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की बात नहीं करते हम एग्रीकल्चर में। ये सबसे बड़ा धोखा है पॉलिसी के अंदर। और दूसरी बात आ जाइए, उसको हम हर साल 10.5 से 11% आर्थिक रूप से मारते हैं किसान को, इसलिए टूट रहा है वो। हमको ईमानदारी से हर चीज सुई भी कोई बनाता है तो खुद मूल्य तय करता। आत्महत्या इसलिए हो रही है इस देश के अंदर, 4 लाख के करीब किसानों ने की है। दुख होता है इस पर चर्चा करने में मुझे तो, क्योंकि मैंने बहुत सारे परिवारों के साथ मुझे बात करनी पड़ती। छोटे छोटे कर्ज 8,000, 10,000 और 20,000 के लिए कश्मीर जी, मैं चाहूंगी और आपके अनुभव, आपका ज्ञान बहुत मायने रखता है। जिस तरीके से कर्नाटक से भी एक हमारे दर्शक ने अपनी दर्द भरी आवाज में बहुत सारे माहौल को बताया, हमारे उस हालात को बयां किया जो कर्नाटक को लेकर है खासतौर से। बहुत कुछ है बोलने के लिए और बहुत कुछ है करने के लिए भी। फिलहाल लीगल पॉइंट में वक्त तो चला, एक छोटे से ब्रेक के उस पार आएंगे तो जरूर जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में आज भी आजादी के इतने साल बाद भी खेती का जो पेशा है वो लाभदायक क्यों नहीं बन पाया। ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम लीगल पॉइंट, और लीगल पॉइंट में बात हो रही है बेहद खास विषय पर। बात हो रही है किसानों के अधिकार और उनसे जुड़े हुए कानून के बारे में। जिन्होंने अभी अभी टेलीविजन ऑन किया है उनको मैं अपने पैनल से अवगत करा दूं। हमारे साथ इस वक्त हैं टीहक जो कि अध्यक्ष हैं कृषि लागत और मूल्य आयोग भारत सरकार से, और संजय पारीक हैं वरिष्ठ अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट से। साथ ही हैं कृष्णवीर चौधरी जो कि अध्यक्ष हैं भारतीय कृषक समाज से। बात हो रही है कि आखिरकार क्या हालात हैं हिंदुस्तान में, और सब कुछ आंखों के नीचे, सब कुछ आंखों के सामने आसपास घटित हो रहा है, लेकिन हम फिर भी क्यों मौन धारण किए हुए हैं, क्यों आंखें बंद कर कर चीजों को समझने की कोशिश नहीं करते हैं। कानून बनाया गया है काली स्याही से, इंक से, लेकिन अभी भी जो नीचे अंधेरा फैला हुआ है उसमें कहीं कुछ बदलाव नहीं आया है। कई दर्शक जो हैं सवाल कर रहे हैं हमसे, और एक बार फिर से अनुरोध करना चाहूंगी अगर किसी के भी मन में इस विषय से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल है आप हम तक पहुंचा सकते हैं। संजय जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी कि जिस तरीके से एक दर्शक ने भी ये बात की कि जो फोरम है, जो धीरे धीरे करके जो एक हर पैनल पे जो कमेटीज हैं, जो डिपार्टमेंट्स हैं, वहां पर काम उतनी संजीदगी से नहीं हो रहा है, और शायद इसीलिए जो भी नीतियां कागज पर उकरी हुई हैं उसका लाभ किसान को सीधे तौर से नहीं पहुंचता है। और शायद इसीलिए निराश हो चुके किसानों ने महाराष्ट्र में एक व्हाट्सएप शुरू किया। उन्होंने अपने ही जैसे किसानों का एक ग्रुप बनाया और उसे एक व्हाट्सएप के तौर पर अपनी समस्याओं को एक दूसरे से साझा किया। आपको लगता है कि अब किसान को अपने ही हालात बदलने के लिए पहल करनी पड़ेगी, या अभी भी वो मजबूर है आत्महत्या का विकल्प चुनने के लिए? देखिए, मुझे तो इसमें कोई ये जो आपस में जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं ये तो बहुत अच्छी बात है। कम से कम इनसे अपनी समस्याएं तो एक दूसरे से बांट पाएंगे। लेकिन हमारे यहाँ जो किसान की हालत है, वो जो बेचारा और गरीब है, मतलब आज से अगर 50 साल पहले, 100 साल पहले वो स्थिति थी, अभी भी है कि जहां तक उसकी शिक्षा का अभाव है, दूसरी बात है पैसे का अभाव है, छोटी छोटी लैंड होल्डिंग है। उस लैंड होल्डिंग के ऊपर भी जो विकास की पूरी प्रक्रिया है, जो हमारे यहाँ प्लानिंग का प्रोसेस है, उसके अंदर यह है कि उसकी जमीन भी किसी भी इंडस्ट्री को लगाने के लिए, थर्मल पावर को लगाने के लिए और दूसरे तमाम विकास के जो हम बात करते हैं, उसके अंदर उसकी जमीन ले ली जाती है। उसकी जमीन लेने के बाद में वो बेचारा कहाँ जाएगा? एक बहुत बड़ी बात तो ये आती है कि उसकी जमीन अगर ले लोगे
तो वो छोटी लैंड होल्डिंग में अपने बच्चों को और परिवार को लेकर के क्या जाएगा? उसके पास एक ही विकल्प रहता है कि वो जाकर के शहर में कहीं पर अपनी नौकरी तलाशता है, या फिर जो भी जैसे कहें कि कुछ लोग भीख मांगने की नौबत आ जाती है, या फिर कुछ लोग जो थोड़े सशक्त होते हैं, पलायन भी एक बहुत बड़ा और दूसरा ये है कि जो ये नहीं कर पाते, गांव से जो थोड़े कमजोर उस तरीके से होते हैं कि नहीं इसको दुख को झेल नहीं पा रहे, वो आत्महत्या करते हैं। तो हमारी जो पूरी अगर आप देखें इसमें अगर जो पॉलिसीज भी हैं, तो पॉलिसीज का कहीं इंप्लीमेंटेशन, फॉर एग्जांपल कि अगर मान लो क्रॉप फेलियर हो गया, फसल का नुकसान हो गया एक तरीके का, तो फसल के नुकसान होने के बाद में उसका जो ठीक तरीके से असेसमेंट किया जाता है, उसके असेसमेंट की कोई प्रक्रिया नहीं है। हर जो स्टेट है उसके अंदर अलग अलग इस तरह की प्रक्रिया है, और वो जो क्रॉप लॉस जो देखते हैं, कहीं पर 1 रुपया आता है, कहीं 10 रुपए देते हैं, कहीं 100, कहीं 1000 रुपए दे दिया, तो वो 1 रुपए 10 रुपए या 100 रुपए के अंदर आप सोचते हैं कि किसान किस तरीके से, और उसके अलावा उसके पास है क्या बताइए? अगर एक बार उसको नुकसान हो जाता है उसके पास कुछ भी नहीं है इसके अलावा। टीहक साहब, वाकई बार बार आंकड़ों का जिक्र करके मैं आपसे सवाल पूछूं, जब ये हालात हैं कि अन्नदाता आत्महत्या कर रहा है, फिर इस पर इफ और बट करने की जरूरत क्या है? साफ तौर से साफ पता चल रहा है कि जिसके लिए जो नीतियां बनाई गई हैं वो वहां तक नहीं पहुंच रही हैं, तो फिर ईमानदारी से क्यों नहीं फिर से बैठकर इस पर फिर से खाके को, बुनियादी ढांचे को रेखांकित किया जाए? देखिए, 2 बातें इसमें। एक तो या हम और वेट कर रहे हैं कि और आत्महत्याएं आए, या आंकड़े बहुत ज्यादा छुए हैं? एनसीआरबी के अनुसार 1995 से लेकर अब तक 2,71,000 किसान आत्महत्या कर चुके हैं। ये सरकारी आंकड़े बयां कर रहे हैं, और अगर इसके लिए कोई एनजीओ काम कर रहा है, जैसे कि कृष्णबीर जी, तो इनके हिसाब से वो 4 लाख के आंकड़े हैं। बिल्कुल 4 लाख से ज्यादा जी, वो है, लेकिन असली बात क्या है? देखिए, प्रॉब्लम्स बहुत हैं, लेकिन सबसे मुख्य प्रॉब्लम क्या है हमारे देश में? मैं दिल से चाहती हूँ कि आप जो असली बात बता रहे हैं, मैं 85% तन्मयता से सुनना चाहती हूँ। 85 से 90% किसान ऐसे हैं जिनके पास वही 1 एकड़, 1 हेक्टेयर, 2 हेक्टेयर जमीन वाले हैं, उससे कम वाले, यानी हेक्टेयर, 2 हेक्टेयर से कम वाले हैं, और कुछ तो ऐसे हैं एवरेज लेवल पे आपको 0.3, 0.4, 0.5 हेक्टेयर वाले मिलेंगे। ऐसे हालत में अगर आप बेस्ट टेक्नोलॉजी भी उनको दे देंगे, तो खाली खेती बाड़ी से उनका समाधान नहीं हो सकता है, ये तो समझना पड़ेगा। वो ये नहीं हो सकता है कि 1 एकड़ में आप अगर आज के दिन में मान लीजिए 1 टन पैडी प्रोड्यूस करता है, कल अगर आप 6 टन भी करेगा, फिर भी उनका एवरेज इनकम इतना कम होगा कि उसका फैमिली का गुजारा नहीं हो सकता। अभी जो सरकारी आंकड़े लेटेस्ट 2012-13 का है, उसमें एवरेज लेवल पे बड़ा छोटा सब किसान को मिला के उनका खेती बाड़ी से जो इनकम है वो सिर्फ 3,000 रुपये है। 3,000 रुपये मंथली एक फैमिली का इनकम अगर हो तो, और परिवार की अगर गिनती, अगर सदस्यों की गिनती आ गई है, तो कम से कम 10 से 12 लोग एक परिवार में होंगे। संख्या उससे ज्यादा भी हो सकती है। बिहार से एक दर्शक है हमारे साथ जो अपनी बात रखना चाहते हैं। जी मंडल जी, नमस्कार, इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है, अपनी बात रखिए। मैं आपकी आवाज, मैं आपका सवाल सुनना चाहूंगी, लेकिन उससे पहले आप अपनी टेलीविजन की आवाज थोड़ा कम कर दीजिए। जी बताएं सर। बंद करो, कम करो। जी नमस्कार मैडम। जी जी नमस्कार। ये कह रहे थे ना कि बिहार में खास करके उत्तरी इलाके में डीजल पर खेती होती है, यहाँ कैनाल बंद है, नहर बंद है। एक व्यवस्था तो ये है कि ये अगर सिस्टम ठीक कर दिया जाए तो किसानों को बहुत लाभ होगा। दूसरा है कि बिहार में हमने देखा अभी क्षतिपूर्ति में बटेदारों को कोई हक नहीं मिला, बटेदारों को कोई पैसा नहीं मिला क्षतिपूर्ति, जबकि यहाँ बिहार का 64% की बटेदारी पट्टेदारी पर होती है। यही सवाल था मैडम। जी ठीक है साहब, बात जी इसमें मैं जवाब ये दूंगा। एक तो सिंचाई की बातों पे ये है कि अभी जैसे देखा कि पिछले दिनों ही 3-4 दिन पहले की बात है, जो कैबिनेट डिसीजन हुआ कि अगले 4 साल में सिंचाई को लेकर 50,000 करोड़ रुपया इन्वेस्टमेंट की बात कही गई, और साथ साथ ये नहीं कि यही खत्म हो गया, अगले मेरे ख्याल से अगर यही ट्रेंड रहा तो अगला कम से कम 8-10 साल में जो पेंडिंग इरिगेशन प्रोजेक्ट्स है और बाकी जगह इरिगेशन की व्यवस्था करना मेरे ख्याल से हो पाएगा। एक तो ये बात है जहां भी संभव हो। दूसरी बात यह है खास करके झारखंड, बिहार जैसे स्टेट्स में तो और भी ज्यादा जरूरत है, झारखंड, उड़ीसा, इस तरह के सिचुएशन। अब क्वेश्चन है, इन्होंने जैसे कहा कि बटाईदारी या जो भाग किसान है, मतलब शेयर क्रॉपर्स जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, तो अब अधियार कहीं कहीं कहते हैं, कहीं कुछ कहते हैं, अलग अलग नाम है। अब क्वेश्चन ये बटाईदार, अधियार, अब ऐसे के में दिक्कत क्या है? बिहार में कानून ये है कि बटाईदारी रिकॉग्नाइज नहीं है,
कानून के हिसाब से बटाईदारी अलाउड ही नहीं है, लेकिन लोग करते हैं। यूपी में वही हाल है। कुछ एक्सेप्शनल केसेस है, जैसे आप कोई विडो हैं, कोई डिसेबल्ड है, कोई एक सर्विसमैन है या डिफेंस पर्सनल है, उनको तो अलाउ करते कि आप लीज आउट कर सकते, जमीन किसी को बटाईदारी में दे सकते हैं, बाकी लोग दे नहीं सकते। ऐसी सिचुएशन में जब लीगली रिकॉग्नाइज ही नहीं होगा तो उसको कहाँ से बेनिफिट्स मिलेगा। तो हमारा कहना उसमें, हमने ऑलरेडी प्रोसेस चालू किया है, सरकार सोच भी रही है इस बात को कि अगर लैंड लीजिंग को, जिसको बटाईदारी को भी अगर लीगलाइज कर दिया जाए, कानूनी तौर से उसको मान लिया जाए कि इसको अधिकार है, तो अगर रिकॉग्नाइज कर लेंगे तो उन किसानों को, फिर बटाईदारों को भी कुछ अधिकार मिलेगा। और जैसे उनको ऋण लेना, बैंक से लोन लेना है तो उसके लिए एंटाइटलमेंट होगा, कहीं कुछ मार्केटिंग करना है उसका भी एंटाइटलमेंट होगा। और खास करके इस दिन में इसकी जरूरत और इसलिए भी है कि जो लैंड ओनर्स है, जो जिनकी जमीन वो जोतते हैं, उन जमींदारों को भी एक सिक्योरिटी होगी कि लीगली चूंकि अलाउड है, इसलिए अब हम अगर किसी को खेती बटाईदारी में देते हैं तो कोई नुकसान नहीं है या रिस्क नहीं है। नहीं तो आज के दिन में रिस्क है। आज अगर हमने किसी को बटाईदारी पे दे दिया और वो जमीन कब्जा कर लिया तो हमारे पास कोई तरीका नहीं है, वो सरकार कहेगी कि वो क्लेम करने का सबसे बड़ी बात है। हो जाएगा। चौधरी जी से मैं सवाल लेना चाहूंगी, लेकिन एक दर्शक और हैं जो अपनी बात रखना चाहते हैं। जी नमस्कार। नमस्कार, मैं सुदीप पांडे बोल रहा हूँ मुंबई से। जी पूछें अपना सवाल। हम लोग सुनते रहते हैं किसान आत्महत्या कर रहे हैं, महाराष्ट्र में बहुत सारे किसानों ने आत्महत्या की। मैं कहता हूँ इतने सारे कानून हैं, एक्चुअली मुझको इतना आइडिया नहीं है कि इतने सारे कानून अवेलेबल हैं किसानों के हित में, पर जो बेचारे किसान होते हैं, कम पढ़े लिखे होते हैं, गरीब होते हैं, तो इतने कानूनों का अपने हक को उनके अंदर की समझ नहीं होती कि उसको समझ सकें और वो कोर्ट में जाकर और जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज है वहां जाकर अपील कर सकें। सेकेंडली इतना करप्शन है अपने सिस्टम में, जैसे अभी ज्यादातर केस हो रहा है, बड़े बड़े लोग उसमें घुसे हुए हैं, तो बेचारा गरीब किसान इन सब सिस्टम से कैसे निकल सकता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद कश्मीर जी। क्योंकि फिर बार बार दर्शक इसी बात को कह रहे हैं कि ठीक है आपने कानून बना लिया और आप जोर शोर से कह रहे हैं 50,000 करोड़ सिंचाई व्यवस्था में दे दिए, आप 2015 और 2014-15 के बजट में भी आपने कृषि के लिए बहुत अच्छा खासा बजट आवंटित कर दिया, लेकिन फिर सवाल यही उठता है कि आपका देश का अन्नदाता कर्जे के बोझ तले, बेटी की शादी नहीं होने की वजह से और न जाने कितनी और वजहों से, खास तौर से जो फसल से नहीं मिल रहा है, कहीं से कुछ पैसा नहीं आ रहा है, लागत इतनी लगा दी थी, आत्महत्या को चुन लेता है। और ऐसे में जो राजनीतिक जो भाषणबाजी होती है उसमें ये लिखता है कि किसान फसल के बर्बाद होने की वजह से आत्महत्या नहीं कर रहा है, कोई और भी सामाजिक वजह है या कारण है उसकी वजह से। कश्मीर जी क्या ऐसा लगता है कि जैसा कि इन दर्शक ने भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात की, साक्षरता दर बहुत गिरा हुआ है, खास तौर से अगर हम उड़ीसा की बात करें और केरल में थोड़ा बेहतर है, तो ऐसी स्थिति में कैसे ये जानें कि ये हमारे हित के लिए है? मतलब मैं ये कैसे जानूं कि ये मेरे अधिकार हैं और इन अधिकारों का मैं प्रयोग भी कर सकूं अपनी फसल को और बेहतर बनाने में या उससे और अच्छा कमाने में? एक बात मैं बताऊं रुना, सबसे पहले तो जी मेरा नाम अर्चना है। अर्चना, हाँ अर्चना जी, मैं यहाँ से आपके सामने एक बात रख रहा हूँ। जिस तरीके से फसलों के दाम तय करने वाला कमीशन बनाया हुआ है सरकार ने, सबसे बड़ा तो दोषपूर्ण वही है, वही नीति सबसे दोषपूर्ण है। कोई प्रदेश के अंदर, किसी जिले के अंदर, अगर उनको मैं चैलेंज कर चुका हूं कई बार, डॉक्टर टिहक बैठे हुए हैं, सच्चाई जानते हैं, वो पूरा डिफॉल्टिव सिस्टम है, वो पूरा जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, जो लेबर कॉस्ट है, जो पूरा एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, उसको उसमें आंका ही नहीं जाता है। तो किसान को तो पहले वही मार दिया। अब सवाल होता है वो तो कम फसलों का होता है। मैं पूछता हूं क्या कोऑपरेटिव मूवमेंट को ईमानदारी से प्रदेश सरकारों ने खड़े होने दिया? बाजार में किसानों की कोई भागीदारी है? नहीं है। तो ना बाजार में भागीदारी है, ना न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने वाला कमीशन में भागीदारी है, ना ईमानदारी में वहां कोई तय किया जाता है। कारपोरेट एग्रीकल्चर मॉडल के वफादार सलाहकार इस सरकार से लेके पहली सरकारों तक रहे हैं। देश को फार्मर सेंट्रिक एग्रीकल्चर मॉडल की जरूरत है। 85% किसानों की जो 2 एकड़ से कम है। प्लानिंग कमीशन कहता है 1.4 हेक्टेयर है, लेकिन नहीं, ये गलत आंकड़े हैं, ये पुराने आंकड़े हैं। जो अब पीढ़ी आ गई है वो 2 एकड़ से कम है। तो उनको आप क्या कह रहे हैं? कारपोरेट एग्रीकल्चर मॉडल, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे आप जाइए। अरे नंगा क्या नहाए क्या निचोड़े, आप उसको ये बताइए
कि क्या इंटरनेशनल जब बात करते हैं डेवलप्ड कंट्रीज की, मुकाबला नहीं कर सकते। उनको मरने की क्या जरूरत है? उनको सब्सिडी उनकी सरकार खेत खाली रखने की देती है। हमारे देश की स्थिति नहीं है, हमको उसको जिंदा रखना है। तो उसमें कोई प्लांटेशन की स्कीम दें, कोई डेयरी पालन की स्कीम दें। जब तक एडिशनल इनकम की व्यवस्था हम किसानों के फील्ड में, वो भी मिक्सिंग सिस्टम होना चाहिए जिसे वो उसको कर सकें और परिवार उसमें गुजारा कर सके। ईमानदारी की बात यह है कि चपरासी की नौकरी करना बहुत गुना बेहतर है खेती करने वाले किसान की स्थिति। 85% किसानों की दुर्गति है। अभी भी सरकार इस बात को स्वीकार करती है। शायद इसीलिए 42% किसानों ने खुद से कहा है रिसर्च पे आ जाइए। मैं आ रहा हूं। नहीं, काम की बात करिए। एक मिनट, दर्शक को सुन लीजिए। दर्शक के काम की बात कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि जो रिसर्च होनी चाहिए देश के अंदर, वो नहीं की जा रही पिछले 15 सालों से। वो कारपोरेट के मॉडल के लिए रिसर्च की जा रही है। इससे ज्यादा शर्मनाक बात हो क्या सकती है हमारे देश के लिए? और आज भी वही लॉबी इंटरनेशनल रैकेटियर्स या एडवाइजर के रूप में घुसे बैठे हैं सरकारों के अंदर। सरकार बदलती है, वो नहीं बदलते। जब तक वो नहीं बदलेंगे, किसान ऐसे ही मरेगा। साहब, ये कहीं ना कहीं है कि सवालों और जवाबों की जो बात है, वो जो सवाल है उसमें तलखी अब ज्यादा आ चुकी है किसानों की तरफ से, और शायद वो इस वजह से भी है क्योंकि हालात पर कहीं कोई काम नहीं हुआ है। एक और दर्शक है बिहार से जो अपनी बात रखना चाहते हैं। जी नमस्कार। हाँ नमस्कार मैडम। जी जी, पूछिए अपना सवाल। हाँ मैडम, हमको ये जानकारी चाहिए थी कि जैसे कोई भी हरी सब्जी को बाजार में ले जाया जाता है तो उसका सही मूल्य नहीं मिलने के कारण किसान को बहुत ज्यादा क्षति होता है। इसका कुछ निवारण सरकार की तरफ से है या फिर कुछ इसका कुछ बताइए उपाय। चलिए, इस सवाल का जवाब हम इस छोटे से ब्रेक को ले लेते हैं। उसके बाद आप हमारे जो मेहमानगण हैं उनसे जरूर उनके समक्ष रखेंगे और डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल वक्त तो चला है लीगल पॉइंट में छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जरूर जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्यों आज 45% किसान कहने के लिए मजबूर हैं कि अगर हमें कोई और विकल्प मिले तो हम खेती को छोड़ना चाहेंगे। ले लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम लीगल पॉइंट, और लीगल पॉइंट में बात हो रही है बेहद खास विषय पर बात हो रही है। देश के अन्नदाता के कानूनी अधिकारों से जुड़ी हुई बात हो रही है। उसके कौन कौन से अधिकार हैं जिसका वो लाभ ले सकता है। लेकिन वाकई अब तक की जो चर्चा हुई, जिसमें दर्शकों ने भी अपनी बात रखी, दर्शक भी हमें लगातार फोन कर रहे हैं। एक बार फिर से अनुरोध करना चाहूंगी, हमारी फोन कॉल्स आप कर सकते हैं। फोन लाइन हमारी खुली हुई है। आप मुझे स्क्रीन पे जो नंबर फ्लैश हो रहा है उससे हमें अपनी बात रख सकते हैं। हमारे साथ मेहमानगण हैं। संजय पारीक जी, आपसे सवाल करना चाहूंगी कि अगर 45% किसान आपके समक्ष ये बात रखना चाहते हैं कि अगर विकल्प मिले तो हम खेती एकदम से अभी से छोड़ दें, क्यों पलायन का जो प्रतिशत है वो गांव से शहरों की तरफ बढ़ता ही जा रहा है? क्यों कोई किसान खुश नहीं है? क्यों कोई खेती को अपनाना नहीं चाहता है? क्यों यहाँ पर आकर 1200-1300 रुपए, 1500 रुपए, 2-2000 रुपए, 2500 रुपए की नौकरी करने के लिए मजबूर है, और उसका थोड़ा बहुत पैसा वो अपने परिवार को भेजता है। एक कमरे में 10-10, 20-20, 15-15 लोग रहते हैं 1500 रुपए के रेंट पर। देखिए, मैं बहुत छोटी बात से शुरू करूंगा। हम लोग एक उसमें गए थे जहाँ किसानों को बुलाया था सिर्फ ये जानने के लिए कि उन अच्छे बीज की उपलब्धि उनको हो सकती है नहीं। ये यहाँ पंजाब के अंदर था। तो यूनिवर्सिटी के भी रिप्रेजेंटेटिव वहां पर आए हुए थे। उन्होंने कहा कि हमने तो किसानों के लिए बहुत अच्छे अच्छे बीज चुने हुए हैं। तो किसानों ने उनसे पूछा कि आपकी बीज की उपलब्धि हमको हो पाती है? मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर आपको छोटे जगह के ऊपर उनकी उपज को बढ़ाना है तो वो जो बीज इतनी रिसर्च के बाद में हुआ है वो बीज उन तक पहुंचना चाहिए। वो बीज उन तक क्यों नहीं पहुंचता जो यूनिवर्सिटी के अंदर रिसर्च होकर के गया? बीज किनका पहुंचता है? बीज पहुंचता है मल्टीनेशनल कंपनी का बीज। मैं जीएमओ और क्रॉप के ऊपर अभी नहीं जा रहा, लेकिन जो बीज पहुंचता है वो ऐसा, और उनको ये बताना पड़ता है कि आपको इसके लिए ये केमिकल्स की जरूरत है, ये फर्टिलाइजर्स की जरूरत है, उसके ऊपर ऋण लेने की जरूरत है। तो उसको जो समझाने वाले लोग हैं वो कोई नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि हमारे यहाँ अगर आप देखें, ग्राम स्वराज की बात हुई, गांधी जी ने बोला 73वां और 74वां उसमें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट बहुत समय के बाद में आया जी, जिसके अंदर ये लिखा हुआ था कि गांव की स्थिति किस तरीके से बदल सकती है। लेकिन आज भी उसके अंदर डेवलपमेंट प्लान की बात है, उसमें बहुत सारी अधिकारों की बात है जो गांव के लोगों को दिए जाएंगे। गांव का मतलब प्रधानतः मूलतः तो यही हुआ कि जो वहां किसान रहते हैं उनको अधिकार दिया जाएगा। उसका कोई भी कहीं पर भी आप देखेंगे पॉलिसीज के अंदर इंप्लीमेंटेशन नहीं है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के अंदर ये बात है, उसमें इंप्लीमेंटेशन नहीं है। तो जब किसान इस स्थिति को देखता है कि मुझे कहीं से कोई भी मदद ना पहले मिली थी ना कोई भविष्य में मिलने वाली है, तो उनको ये लगता है कि मैं इस
खेती को बंद करके, क्योंकि इससे तो क्या होने वाला है, की तरफ इससे तो यही होने वाला है कि वो ज्यादा अच्छा है कि एक मेरे किसी बच्चे दुकान के बाहर वॉचमैन की एक वो कर लें, 8-10 हजार रुपए तो मिलेगा कम से कम, कुछ तो मिलेगा ताकि वो कर पाएंगे। लेकिन उसका नहीं, अपनी बात रखना चाहते हैं बेंगलुरु से, वो अपनी बात रखना चाहते हैं। जी नमस्कार। नमस्कार, मैं गौरव बोल रहा हूँ। जी गौरव जी बताएं, क्या पूछना चाहते हैं आप? जी सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चैनल ने एटलीस्ट इस खबर को या इस मुद्दे को उठाया, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और उसके बाद में अपने विशेषज्ञ पैनल से जस्ट ये एक छोटी सी रिक्वेस्ट मेरी है कि ज्यादा कानूनी दावपेच के बारे में तो मुझे जानकारी नहीं है, बट इतना मैं अपने विशेषज्ञ से ये पूछना चाहता हूँ कि बाकी चीजें तो आप लोगों ने बता दी, बट मेरा सवाल यह है कि आप एक किसान से जो एकदम बिल्कुल ग्रास रूट लेवल का बंदा है, उसे कुछ बताइए कि वो अपने लेवल पे क्या अच्छा काम कर सकता है। गवर्नमेंट ने पॉलिसी कानून सब बना दिए हैं, बट किसान अपने लेवल पे क्या अच्छा काम करे, आप अपने चैनल के माध्यम से ये बताइए। गौरव जी इससे पहले मैं ये पूछना चाहूंगी, आप क्या काम करते हैं? जी मैं तो गवर्नमेंट जॉब करता हूँ, बट आई बिलोंग्स टू ए फार्मर फैमिली। बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए। इनका सवाल सीधे स्पष्ट बात की बात रख रहा है कश्मीर जी कि आप पहले मुझे क्लियर बताइए कि एक किसान जो इस कार्यक्रम को देख रहा हो, एक दर्शक जो खेती करता है, जिसके परिवार में उसके माता पिता हैं, उसकी पत्नी है, 4-5 बच्चे हैं, उसका परिवार है, उसकी बहन है, अगर वो मौजूदा समय में जो उसकी बेहतरी के लिए कानून है उसका लाभ उठाना चाहे, और खासतौर से अभी कुछ महीने पहले जैसे बेमौसम बारिश हुई थी, फसल बर्बाद हो गई थी, तिरपाल से ढाक कर कोशिश किया गया था किसानों के द्वारा कि गेहूं हम बचा लें, लेकिन सफल नहीं हो पाए, ऐसे समय में वो क्या लाभ ले सकते हैं मौजूदा कानून? ये है कि केंद्र सरकार ने तो कहा कि 50% को घटा के नुकसान 33% किया, ये लाभ के लिए बात की गई थी, फौरी लाभ के लिए नहीं, भविष्य में भी लाभ मिले। दूसरा किया गया था कि जो मुआवजा पहले था उसमें 50% की बढ़ोतरी की गई थी। ये दो बातें जो बरसात से भारी नुकसान पूरे देश में तबाही एकदम से हुई थी, एकदम हुई थी, तो एकदम मदद की। लेकिन हुआ क्या, केंद्र सरकार ने खुले दिल से बात की और प्रदेश सरकार 50 रुपए और 100 रुपए के चेक बांट रहे थे। ये शर्म की बात नहीं है क्या? ये कृषि जो है प्रदेश सरकारों का विषय होने के लिए इसलिए है कि आप इस तरीके से किसानों के नाम पर जो किया जाता है, और ये कोई नया काम नहीं है, पहले 2-2 रुपए के चेक बांटे गए हैं, ये हालत तमाम प्रदेश सरकारों की है, तो ये कैसे ठीक हो? ये पूरा रिकॉर्ड होना चाहिए, कंप्यूटराइज जो है, और पूरा किसानों का रिकॉर्ड जब तक नहीं होगा उनको सीधे बैंक खाते में पेमेंट नहीं जाएगा, ये किसानों के नाम पर लुटता रहेगा, ये पूरे पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। इसमें मैं 2 बातें कहूंगा। एक तो यह है कि इंश्योरेंस का जो स्कीम है अभी जो एग्रीकल्चर इंश्योरेंस का, उसमें कुछ कमियां हैं। कई सालों में धीरे धीरे सुधार थोड़ा हुआ है, लेकिन इस साल खास करके थोड़ा सा और हुआ, लेकिन अभी भी बहुत कमियां हैं उसमें। और उसके लिए सरकार अभी जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है कि कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंपलसरी एग्रीकल्चर इंश्योरेंस के लिए एक ऑलरेडी डिस्कशन चल रहा है। वो किस फॉर्म में फाइनली आएगा वो अलग बात है, लेकिन अगर ढंग से होता है तो मेरे ख्याल से एक सोल्यूशन हो सकता है वो, और होना चाहिए। जागरूकता का इसमें बहुत बड़ी भूमिका है। और दूसरी बात किस तरह से उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, क्योंकि जब तक आप जानेंगे नहीं कि आपके अधिकार क्या हैं और कैसे आप उसका लाभ ले सकते हैं, तब तक आप सवाल करना नहीं सोचेंगे। मेरा सजेशन उसमें वो था इंश्योरेंस में कि आप इस तरह का इंश्योरेंस ना करें कि 2 साल 3 साल तक आप सिर्फ असेसमेंट ही करते रहे कि कितना नुकसान हुआ और कब पेमेंट करेंगे। उसमें उसका तो खत्म हो जाते 3 साल तक। जिनका ऑलरेडी 2 फसल खराब हो गया उनको कहेंगे कि अब 3 साल तक इंतजार करो पेमेंट लेने के लिए, इंडेमनिटी के लेने के लिए, तो वो नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे, खास करके छोटे किसान तो बिल्कुल ही नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे सजेशन नहीं था मेरा, ऑलरेडी मैंने सरकार को भी दे रखा है कि जैसे ही वेदर फेलियर होता है या रेनफॉल फेलियर होता है, जैसे ही आपका आ गया कि पिछले 3 महीने में अच्छा फसल होना चाहिए, नॉर्मल रेनफॉल है, उससे आपका 20% या 30% कम है। अगर 20% 30% कम है तो हमें पता है कि कितना लॉस होगा। उस लॉस के बेसिस पे 50% आप इमीडिएटली हर एक लोगों को दे दीजिए, हर एक फार्मर्स को। उसमें वेट मत करिए, कैलकुलेशन आप बाद में करते रहिए, एडजस्ट कर लीजिए बाद में, लेकिन इमीडिएटली 50% एस्टिमेटेड इमीडिएटली देना चाहिए, तभी जाके उसका मतलब है, नहीं तो कोई मतलब ही नहीं रह जाता। संजय पारीक, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जैसे कि अब हम ये मतलब देश की राजधानी के में बात कर रहे हैं किसानों की स्थिति को लेकर इस स्टूडियो में बैठकर, अगर हम, क्योंकि ये हमारे व्यवहार में है कि जब भी हम कोई मसले पर बात करते हैं तो हम विदेशों की तरफ देखते हैं। विदेशों में किस तरीके के कानून है, क्योंकि आप कानून के जानकार हैं, आप स्वयं मानते हैं कि मौजूदा समय में जो
हिंदुस्तान में कानून है किसानों के हालात को बेहतर करने के लिए, वो उसका लाभ शायद ही उनको पहुंच रहा है, बल्कि उससे उनका दोहन हो रहा है। ये आपके शब्द हैं। क्या आपको ऐसा लगता है कि विदेशों में जो हालात हैं वो भारत की स्थिति से या भारत की तुलना में बेहतर है? वहाँ के कानून जो हैं वो सीधे तौर से किसानों को मदद करने के लिए, मतलब बीच में जो इतने हाथ हैं वो फासले नहीं है वहाँ का? देखिए, जहाँ तक विदेशों का प्रश्न है, स्थिति तो वहाँ पर भी ये है कि वहाँ जो कॉर्पोरेट एग्रीकल्चर है, कॉर्पोरेट एग्रीकल्चर हो रही है, और दूसरा ये है कि वहाँ उन लोगों ने अपने जीएमओ और दूसरी जो इस तरह की खेती शुरू की है, इसके वजह से उन्होंने तमाम जगह और केमिकल्स को जो यूज़ किया है उससे बर्बाद होगी। तो बहुत सारे जो अपने डेवलप कंट्रीज हैं जगह जगह जाकर के ज़मीनें ले रहे हैं और वहाँ से जो अनाज है वो उनके पास आ रहा है। तो जो स्थिति है पूरे अगर किसानों की उस तरीके से देखा जाए, विश्व स्तरीय पे देखा जाए तो कोई बहुत ठीक नहीं है, बहुत ज्यादा संतोषजनक नहीं। एक और दर्शक हैं जो अपनी बात रखना चाहते हैं। जी नमस्कार। नमस्कार जी, पूछें अपनी कोई बात रखना चाहें या सवाल? अलीपुर द्वार से बोल रहा हूँ। जी जी बताएं सर। मैं सभी को प्रणाम करता हूँ। जी जी। मैं ये जानना चाहता हूँ कि ब्लॉक स्तर पर या जिला स्तर पर या राज्य स्तर पर किसानों के नाम का कोई रजिस्ट्रेशन है कि ये सब किसान है, ताकि उसके लिए कुछ प्लानिंग बन सके? शुक्रिया इस सवाल के लिए। पहले तो कश्मीर जी देखिए, जमीन का जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में रिकॉर्ड होता है, जिला स्तरीय, प्रदेश स्तरीय और ब्लॉक स्तरीय, वो ब्लॉक स्तर नहीं, वो गांव स्तर पे होता है। और गांव से लेके वो ब्लॉक और ब्लॉक से तहसील में होता है पूरा रेवेन्यू का रिकॉर्ड। हर तहसील में अपने कितने किसान है, कितनी जमीन है, उसका रेवेन्यू रिकॉर्ड है, और वो कंप्यूटराइज अब किया जा रहा है। रिकॉर्ड की बात तो ये है, इसमें कहीं कोई ऐसा नहीं है कि रिकॉर्ड में, हाँ एक गड़बड़ है उस रिकॉर्ड में कि जमीन 3 फसल की है और उन्होंने अभी भी बंजर चला रखी है, इसलिए कि कल को अगर एक्वायर करनी पड़े तो बंजर के हिसाब से मुआवजा दें। जैसे लैंड एक्विजिशन अमेंडमेंट एक्ट 2013 में क्या है कि तमाम ये चिल्ला कर किसानों को 4 गुना मुआवजा, 4 गुना मुआवजा, जबकि ऐसा नहीं है। उसमें 2.524 लिखा हुआ और कहीं 4 गुना नहीं है, 2.5 गुना ही मुआवजा दिया जा रहा है। ये जितनी भी जहां बात हुई, तो इस तरीके का धोखाधड़ी हर जगह है किसानों के नाम पर। जो आपने अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात की, $400 बिलियन की सब्सिडी ओईसीडी के कंट्रीज दे रहे हैं, इतना तो पूरे हिंदुस्तान का वो है। यहां 70% आबादी खेती पर है, वहां 3 से 4% लोग खेती करते हैं। अमेरिका में कुल 7 लाख किसान बचा है। मैं बता रहा हूं आपको, चूंकि इंटरनेशनल इश्यूज को मैं देखता हूं। 70% जो किसान है वो हिंदुस्तान में है और खेती का। आबादी देखिए कितनी बड़ी है, 700 मिलियन आपके फार्मर हैं और वहां 7 लाख हैं कुल अमेरिका के अंदर। उसके बाद जो मैकेनाइज्ड कारपोरेट मॉडल है उसको भारी सब्सिडी दी जा रही है। और हमारे यहां जो आत्महत्याएं हुई हैं, दुर्भाग्य यह है कि जहां टेक्नोलॉजी के नाम पे खेती करी गई, महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में और इंक्लूडिंग पंजाब में आत्महत्याएं वहीं हुई। अगर जो अपने पुराने तरीके से कर रहे थे, अगर उड़ीसा को देखें, झारखंड को देखें, बिहार को देखें, छत्तीसगढ़ को देखें, जिनको पिछड़ा स्टेट आप मानते हैं, वहां आत्महत्याओं का वो प्रतिशत नहीं है उन 4 लाख में। अगर हम देखें तो ये टेक्नोलॉजी जो है, जो कारपोरेट एग्रीकल्चर मॉडल है, ये भारी सब्सिडी चाहता है। सरकार को ये समझ लेना चाहिए कि हमारी ऐसी स्थिति नहीं है कि हम इतनी भारी सब्सिडीज को कंपीट कर सके, इंटरनेशनल मार्केट में नहीं कर सकते। हम ऐसे में आप डिजिटल इंडिया की पहल को भी कैसे देखते हैं? डिजिटल इंडिया देखिए, जानकारी के लिए बहुत अच्छा कहेंगे। आप एक बात बताइए, आपने विकसित देशों की बात की, विकसित देशों की बात की। विकसित देशों में किसान अपने यहां पैदा करके और कोऑपरेटिव मूवमेंट और ग्रुप बना के मार्केटिंग में भागीदारी कर रहा है, अपने प्रोडक्ट को प्रोसेसिंग करके बेच रहा है। यहां तो जो अगर ज्यादा टमाटर आलू पैदा हो गया तो सड़ रहा, 2 रुपए किलो नहीं बिक रहा है। यहां की स्थिति वो नहीं। हमने अभी तक प्लानिंग नहीं की, देश में प्लानिंग नहीं है एग्रीकल्चर की जिला स्तर पर। और जब तक योजना नहीं होगी, क्या एग्रो क्लाइमेटिक जोन है, क्या क्या फसलें हमको पैदा करनी चाहिए, कितने हमारे सिंचाई के संसाधन है, क्या भूमि की उर्वरक क्षमता है, क्या हमको, हमारे यहां कोई योजना नहीं है, कोई स्कीम नहीं है। हमको डिस्ट्रिक्ट लेवल पर प्लानिंग करनी पड़ेगी। और इसमें आगे बता दूं, हमको जो वर्तमान परिस्थिति है इससे काम नहीं चलेगा।
नेशनल लैंड यूज डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन सरकार को तत्काल करना चाहिए और ये जिला स्तर पे तय करना होगा कि कितना एग्रीकल्चर होगा, कितना इंडस्ट्रियल होगा, कितना रेजिडेंशियल होगा, कितना इंस्टीट्यूशनल होगा, कितना कॉमर्शियल होगा। तब आप प्लानिंग करेंगे, तब आप उस पर आगे बढ़ेंगे। बार बार वार्ता का जो केंद्र है ही नहीं है, हमारी प्लानिंग तो ये है कि हम बीज को बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हवाले कैसे करें, हम जमीन को उनके हवाले कैसे करें, हम किसान को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के नाम पर मरने के लिए उनके हवाले कैसे करें। इन योजनाओं पे काम होता है, जो योजना देश के हित में है उस पर काम कब होगा। इसलिए नहीं हो रहा कि योजनाकार वो लोग हैं जिनको देश की हकीकत का ज्ञान नहीं है, एबीसीडी नहीं पता उनको गांव की किसानों की समस्याओं की, वो क्या समाधान करेंगे। क्रोध आना स्वाभाविक है क्योंकि मसला इतना महत्वपूर्ण है, संजीदा है और हमारे किसी और से नहीं बल्कि हम सबसे जुड़ा हुआ है, हमारे देश के अन्नदाता से जुड़ा हुआ है, तो स्वाभाविक है कि आवाज में थोड़ी तलखी आ जाती है। एक और दर्शक हैं जो अपनी बात रखना चाहते हैं। जी नमस्कार। नमस्कार जी पूछे। कुमार सिंह जी 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 स्वागत है आपका। सुनकर बड़ा आश्चर्य लगा कि क्या इस देश में किसानों के भी कोई अधिकार है? हमें तो नजर नहीं आता। हमें अन्नदाता कहा जाता है लेकिन वाकई किसान जो है भूखे पेट सोते हैं। और जहाँ तक साक्षरता की बात की जाती है, साक्षरताओं की स्थिति यह है कि विद्यालयों में खास करके केंद्रीय विद्यालय जो कि अच्छी शिक्षा देता है, वहाँ स्थिति यह है कि किसानों की तो कोई स्थिति ही नहीं है। किसान के बच्चे को अगर वैसे गार्जियन जिनका की अभिभावक जिनका की 1 लाख रुपये तक आमदनी हो, अगर वो अपना आवेदन भेजते हैं यह कहकर कि हम आर्थिक रूप से कमजोर है, तो उनके बच्चे को विद्यालय विकास निधि फीस को वो विद्यालय विकास निधि करते हैं, माफी नहीं करते हैं। और जहाँ तक कि सरकारी कर्मचारियों को बच्चे को 25% में वो नामांकन लेते हैं शिक्षा का अधिकार अधिनियम का, जबकि शिक्षा का अधिकार अधिनियम का धारा 3 कहता है कि प्रत्येक 6 से 14 वर्ष के बच्चे को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा दी जानी है, लेकिन किसानों के लिए यह नहीं है। यहाँ स्थिति यह है कि किसान एक बच्ची सुरभि कुमारी का आवेदन दिया गया जब अररिया केंद्रीय विद्यालय के प्राचार्य को, और यह बताया गया कि इनके अभिभावक की आय 60,000 रुपये है और बिहार सरकार का रूल कहता है कि 1 लाख रुपये तक की आमदनी वाले अलाभकारी समूह में आते हैं, तो उनका आवेदन यह कहकर भेज दिया गया कि बिहार सरकार का यह रूल लागू होता है या नहीं, जबकि केंद्र सरकार का भी रूल दिया गया था। यहाँ सीमाओं में बांध दिया जाता है केंद्र और राज्य की बात में। उतने पर नहीं होने पर उन्होंने यह कहा कि मार्गदर्शन के लिए हम अपने आयुक्त को भेजते हैं। तब तक किसान परिवार किसी प्रकार लोगों से कर्ज लेकर फीस का भुगतान करता रहा, जिसे कि वे विद्यालय विकास निधि करते हैं। उसके बाद जब 1.5 साल तक पता नहीं चला तो मैंने एक RTI आवेदन लगाया, तो पता चला कि वो आवेदन तो भेजा ही नहीं गया था। यह तो है किसान की हालत। अंत में लाचार होकर मैंने 24/4/2015 को प्रधानमंत्री कार्यालय को आवेदन भेजा है। प्रधानमंत्री कार्यालय में केंद्रीय विद्यालय मुख्यालय को आवेदन भेजा। उन्होंने यह कहा कि इस छात्रा से जो फीस ली जा रही है वो नियमानुसार सही है। क्या किसानों के लिए कोई नियम नहीं है? हम यह जानना चाहते हैं कि किसानों के हित की अगर अनदेखी होती है तो क्या वह कोई आयोग में जा सकता है? सर पहले तो बहुत ही मुझे कतई नहीं लगा कि आपको बीच में टोकना चाहिए, इसलिए मैं बहुत ध्यान से आपकी बात सुन रही थी। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें इस लायक समझा कि अपनी बात आपने इस मंच पे जाहिर करी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरी बात मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगी कि आप क्या काम करते हैं? शायद उनसे संपर्क टूट गया, बट बहुत ही टीएस साहब जिस तरीके से अपनी बात रखी, मैं कतई उनको टोकना नहीं चाह रही थी क्योंकि उन्हें बात रखने का पूरा समय दिया जाए। जी आप जी मुझे मेरे ख्याल से टीएस साहब को बोलने दीजिए। कश्मीर जी मेरा आपसे अनुरोध है कि सर को बात करने दीजिए। बात ये है असली बात, थोड़ा सा चीजों को होलिस्टिक वे में देखिए, एक पीस मिल करके पुश पकड़ के और सिर पकड़ के मत देखिए। एग्रीकल्चर का प्रॉब्लम बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है। जैसे कहा ये सब लोग मानते हैं, सरकार भी जानती है, करती कितना है वो अलग बात है, सपोर्ट कितना कर पाती है। 3-4 बातें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एक तो है कि कृषि में आज के दिन में लागत बहुत है, बढ़ते ही जा रहा है। उसको जब तक घटाने की कोशिश नहीं होगी ओवरऑल मैनेजमेंट और टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट से, तब तक वो प्रॉब्लम रहेगा। दूसरी बात ये है कि आप जैसे रेम्यूनरेटिव प्राइसेस की बात कहा, ठीक ढंग से अगर रेम्यूनरेटिव प्राइसेस का पॉलिसी जो है करके इंप्लीमेंट नहीं करेंगे तो किसानों की दिक्कतें रहेगी। तीसरी बात, सारे दुनिया में जो भी
गांव में है चाहे शहर में है गरीब लोग, उनके लिए एक सोशल सिक्योरिटी सिस्टम होता है। किसानों के लिए कोई सोशल सिक्योरिटी सिस्टम है ही नहीं। तो एक सोशल सिक्योरिटी भी चाहे हेल्थ के लिए हो, चाहे बच्चों के एजुकेशन के लिए हो, चाहे अपने हेल्थ के लिए हो, ओल्ड एज का हो, विडो का हो, किसी भी तरह का कॉम्प्रिहेंसिव सोशल सिक्योरिटी सिस्टम बनाने की जरूरत पड़ेगी। तीसरी बात यह है कि दुनिया में कहीं ऐसा नहीं है कि छोटे किसानों को बिना सब्सिडी के या सपोर्ट के बिना वो बचे हुए हो। तो सपोर्ट तो चाहिए ही, सब्सिडी भी चाहिए। चाहे आप कह दें यहाँ पैसा नहीं है, वो नहीं चलेगा। पैसा बाकी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कंपनीज के आप माफ कर देते हैं, लेकिन किसानों के नाम से कहते हैं जब साहब मेरा सवाल सिर्फ इतना है, आज अगर हमने 1 घंटे बैठ के इस पे चर्चा करी है तो मैं सिर्फ इतना आपसे जानना चाहती हूँ, क्योंकि आप भारत सरकार के प्रतिनिधि हैं। प्रतिनिधि मैं नहीं हूँ, ठीक है, आप क्योंकि आप बहुत महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट से आए हैं, कृषि लागत और मूल्य आयोग से आए हैं, आप जो कुछ कहेंगे बहुत मायने रखता है, वो भी इस मंच पर, खासतौर से आप नेशनल चैनल पर बैठे हैं। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जो मौजूदा समय में जब हालात जस के तस हैं, किसान अपनी बात इस दर्द के साथ बयां कर रहे हैं और यहां तक कह रहे हैं कि क्या वाकई किसानों के भी कोई अधिकार और कानून है? क्या उन्हें पहले नागरिक माना गया है कि नहीं माना? देश की जनता, मतलब क्या वाकई आपको लगता है कि एक फिर से समीक्षा करने की जरूरत है, फिर से बैठ के कागज और कलम लेकर कि कुछ और बेहतर करना चाहिए? कि समीक्षा नहीं होती, लोग सोचते भी हैं। इस प्रेजेंट सरकार ने ही आपने देखा होगा कि 2-3 चीजें, जैसे कहा कि नेशनल ऑर्गेनिक फार्मिंग का एक मिशन बनाया जिसमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम करने की बात हुई, सॉइल की उर्वरा शक्ति बढ़ाने की बात हुई, उसको प्रोटेक्ट करके फिर सस्टेनेबल कैसे फार्मिंग को बना जाए उसकी बात हुई। नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन है, नेशनल लाइवलीहुड मिशन है। पूछना चाहती हूं क्योंकि समय की भी थोड़ी दिक्कत है, बहुत सारे ऐसी बातें सरकार सोच रही है, ऐसा कि नहीं कि नहीं है, लेकिन मेन प्रॉब्लम नहीं है, मेन प्रॉब्लम पे आप लोग जाते नहीं। जी साहब, मैं जानना चाहती हूँ तस्वीर कैसे बदल सकती है, आप मुझे बताएंगे संक्षेप में? कि दो चीजों से, एक तो है कि किसानों का ऑर्गेनाइजेशन बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए, कोऑपरेटिव फॉर्म में हो चाहे प्रोड्यूसर्स ग्रुप्स के हिसाब से हो, वो अपना बार्गेनिंग पावर को इंप्रूव करे और जो भी फैसिलिटीज है उसको एक्सेस करे। ये पहला नंबर है। दूसरी बात ये है कि एक सपोर्ट से होलिस्टिक वे में गांवों का हालात तब सुधरेगा कि सारे फैसिलिटीज वहां होंगे, चाहे बिजली का हो, जैसे डीजल की बात कर रहे थे, तो डीजल से तो होगा नहीं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा हो जाता है, तो बिजली चाहिए, पानी चाहिए, अस्पताल चाहिए। फिर हम वही बात कर रहे हैं, बुनियादी चीजों से फिर हमें शुरुआत करनी पड़ेगी और हम सीधे 1 पे नहीं 0 पे खड़े हैं। गांवों का विकास का कोई योजना आपने बनाया ही नहीं। एक ही लाइन में बोलूंगा कि 70% जो लोग हैं जिनको किसान मानते हैं, जो गरीब हैं, वो 70% लोगों के लिए हमारे संविधान और कानून में कहाँ कौन सी स्थिति है, संवेदनशीलता की जरूरत है। नहीं, कुछ भी नहीं है उनके पास। नहीं, आप हालात बयां कर रहे हैं, मैं कह रही हूँ तस्वीर कितना कैसे बदलेंगे हालात, बहुत संक्षेप में बताइए क्या करने की जरूरत है? अगर तस्वीर बदलनी है तो जो 70% लोग हैं उनके बारे में आपको अपनी जितनी भी पॉलिसीज हैं और जो दृष्टिकोण है उसको बदलना पड़ेगा, तब तक कुछ नहीं हो सकता। दृष्टिकोण बदलने की कृष्णवीर जी, किसानों की उत्पन्न लागत कम होनी चाहिए, उत्पादकता बढ़नी चाहिए। एक मिनट, उसको एग्रो प्रोसेसिंग सेक्टर में यंग जनरेशन को एम्प्लॉयमेंट देने के लिए प्लानिंग में आना पड़ेगा, मार्केटिंग में लाना पड़ेगा, कोऑपरेटिव मूवमेंट को ईमानदारी से इंटरनेशनल लेवल के तरीके से लागू करना पड़ेगा। और दूसरा, शिक्षा के क्षेत्र में और चिकित्सा के क्षेत्र में गांव में मुहैया करिए। और जब आप स्मार्ट सिटी बनाते, स्मार्ट गांव बनाने की बात भी कर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। मेरे साथ लीगल पॉइंट में आज सिर्फ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।